हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि क्या नीड थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, जिसमें हमने कवर किया था लिबरलाइजेशन, और आज स्टार्ट करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे अच्छे से। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना डिस्कस करने का? प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आ जाओ। प्राइवेटाइजेशन सबको पता है, प्राइवेटाइजेशन या अच्छा प्राइवेटाइजेशन वर्ड कहाँ से बना है? प्राइवेट से। कहाँ से बना है? हाँ, प्राइवेट से। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दैट टू डेवलप इंडिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था? पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रखा था, दैट पब्लिक सेक्टर विल प्ले डोमिनेटिंग रोल, यस लीडिंग रोल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या लेके आए भाई? प्राइवेटाइजेशन लेके आए। प्राइवेटाइजेशन लेके आए मतलब कि अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? लीड करेगा भाई। इंडस्ट्रीज को लीड अप कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। यानी अब क्या आएगा? प्राइवेटाइजेशन आएगा। देखो, so privatization means allowing private companies or individuals to own run businesses that were earlier owned by the government। ठीक है, मतलब कि वो बिजनेसेस जो पहले कौन कर रही थी? बिजनेस गवर्नमेंट कर रही थी, अब वो कौन करेगी? अब वो प्राइवेट बिजनेसेस करेंगे। समझ में आया? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल्स, अब वो लोग इन बिजनेसेस को करेंगे जो पहले कौन कर रहा था? जो पहले गवर्नमेंट कर रही थी या गवर्नमेंट चला रही थी। इट मीन्स द गवर्नमेंट स्लोली रिड्यूस इट्स ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। मतलब कि धीरे धीरे अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी जो ओनरशिप है बिजनेसेस में, पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस में, उसमें धीरे धीरे अपनी ओनरशिप को क्या करेगी? कम करेगी। दिस कैन हैपन इन 2 वेज। तो इसे 2 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला होता है दैट द गवर्नमेंट कंप्लीटली सेल इट्स बिजनेस टू द प्राइवेट ओनर्स। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बिजनेस को डायरेक्टली किसको भेज देती है? प्राइवेट्स को। ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको डायरेक्ट क्या करती है? सरकार अपने बिजनेस उठा के बेच देती है। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स को। सेकंड क्या होता है? द गवर्नमेंट स्टेप बैक्स फ्रॉम ओनिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेसेस एंड दे डेट आर रन जॉइंटली बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? दूसरे तरीके में क्या करते हैं ये लोग कि है ना, गवर्नमेंट क्या करती है? अपने शेयर्स डाइल्यूट कर देती है। मतलब 51% ओनरशिप की जगह 30%, 40% इतने शेयर्स ही रखती है। यानी कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन नहीं है? गवर्नमेंट ओनर नहीं है, बट गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट शेयर होल्डर है। इज दैट क्लियर? नाउ द कंपनी और बिजनेस और दैट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज विल बी रन बाय हुम? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। उन्हें कौन चलाएगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाएंगे। बस गवर्नमेंट का क्या होगा? गवर्नमेंट में उसमें शेयर होता है। ठीक है, कहने को हो जाता है कि हाँ, रन जॉइंटली बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, बट मोस्टली इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप हटा लेती है, सिर्फ अपने शेयर्स रखती है, और बाकी पूरी कंपनी चलाने का, मैनेज करने का काम किसका होता है? प्राइवेट्स का। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स का होता है। तो ये 2 तरीके होते हैं, या तो पूरा का पूरा बिजनेस किसको भेज देना? प्राइवेट ओनर्स को भेज देना, या कुछ पार्ट या शेयर किसको भेज देना? प्राइवेट ओनर्स को भेज देना, और कुछ पार्ट खुद के पास में रख लेना। यानी ओनरशिप दे देना, मैनेज करना, रन करना सब किनका काम? प्राइवेट ओनर्स का काम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देख लो भाई, पहले अपन बेनिफिट्स देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हुए अपन को प्राइवेटाइजेशन से, फिर अपन देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स हुए अपने को प्राइवेटाइजेशन से। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला ये था, प्राइवेटाइजेशन मींस फोकसिंग मोर ऑन पर्सनल प्रॉफिट। हाँ भाई, अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो प्राइवेटाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा? पर्सनल गोल पे, देन पब्लिक गुड्स। When people work for their own profit, they put in full efforts and the workers must be efficient to keep their jobs। ये फायदा मिलता है प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन में सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है। क्या इंटरेस्ट प्रमोट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया? प्राइवेटाइजेशन में सामने वाला काय पे ध्यान देता है, या प्राइवेट ओनर काय पे ध्यान देगा? वो ध्यान देगा भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में अगर अपन जॉब की बात करें तो सामने वाले की जॉब तब तक सिक्योर है जब तक वो कैसे काम करेगा? एफिशिएंटली। समझ में आया कि नहीं? दिस लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी होती है भाई? हायर होती है। इज दैट क्लियर? जब आपके एफर्ट्स डायरेक्टली आपको क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं, तो सामने वाला जम के मेहनत करता है। समझ में आया? उससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और प्राइवेट इंटरप्राइजेज में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब उनके पास में तब तक ही रहेगी जब तक वो अच्छे से काम करेंगे। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ किस में थी भाई?
ये चीज़ उसमें नहीं थी अपनी पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में क्या हो जाता है भाई, गवर्नमेंट जॉब है, काम करें चाहे ना करें, क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है और निकाल कोई सकता नहीं है, इसलिए वहाँ इनएफिशिएंसी आती है। और यहाँ पे इसी चीज़ से क्या आती है बेटा, एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से बेनिफिट था किसका, प्राइवेटाइजेशन का। सेकंड देख लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन पुशेस प्राइवेट कंपनीज टू कम्पीट विद अदर्स। हाँ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। जैसे आज के टाइम पे जो इंटरनेट इतना सस्ता मिल रहा है अपन को, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जियो आया और जियो ने इन सबके साथ में क्या किया, कंपटीशन किया। तो आज के टाइम पे आपको 700-800 रुपये में एक तरह से कितना सारा डेटा मिल रहा है, आप खुद देख लो। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, एक दूसरे से कम्पीट करती हैं और उसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है, बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। दिस कॉम्पिटिशन इंकरेजेस देम टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन की वजह से दोनों का की कोशिश करती हैं, 2-3 जितनी भी उस फील्ड में कंपनीज हैं वो सब कॉम्पिटिशन करती हैं, और कॉम्पिटिशन करने के वो खुद को क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं और मॉडर्नाइज करती हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करती हैं, विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है, इससे अपने देश का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। देखो भाई, इन प्राइवेट कंपनीज के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से 2G आया, 3G आया, अब 4G आया, 5G भी आ गया है कि नहीं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो जब ये प्राइवेट कंपनीज आपस में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, तो उस कंपटीशन की वजह से क्या होता है, इंप्रूवमेंट आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, और इससे क्या होती है, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और फ़ायदा किसको मिलता है बेटा, कस्टमर्स को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कस्टमर को एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी का क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है और सर्विसेज मिलती हैं कंपटीशन के वजह से। आ जाओ, थर्ड फायदा क्या है, प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस कंपनी टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ गुड्स। अनलाइक गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट बिजनेस यूजुअली अर्न मोर प्रॉफिट विच दे इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग एंड एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है बेटा, प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन इनकरेज करता है कंपनीज को क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज को अगर छोड़ दिया जाए, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं और फिर वो वापस से उसी प्रॉफिट को उस कंपनी में लगाती हैं, ताकि वो और वैरायटी के प्रोडक्ट्स इसको दे सकें, कस्टमर को दे सकें। ठीक है, देखो, तो प्राइवेटाइजेशन इनकरेज कंपनीज टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ गुड्स। अनलाइक गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट बिजनेस यूजुअली अर्न मोर प्रॉफिट, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कराते हैं, समझ में आया, अपने एम्प्लॉइज से, विच दे इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग एंड एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और फिर वापस से उसी प्रॉफिट को वापस से कंपनी में लगाते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा वैरायटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बना सकें। आ जाओ, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। हाँ भाई, प्राइवेटाइजेशन में किसका राज चलता है, सोवरेनिटी का मतलब राज करना। कौन राज करता है, प्राइवेटाइजेशन में कंज्यूमर राज करता है भाई, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वो ही क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितनी ज़्यादा कंज्यूमर सोवरेनिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा कंज्यूमर का राज होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतना ज़्यादा अपने को मिलेंगी वाइडर चॉइसेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज के टाइम पे देखो, मोबाइल लेने जाना है, कितने सारी कंपनीज के मोबाइल अवेलेबल हैं, ओप्पो है, वीवो है, आपको वन प्लस मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा, सैमसंग मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो इतने सारे वैरायटीज़ के चॉइस हैं, आप टीवी लेने जाओ, फ्रिज लेने जाओ, यू हैव सो मेनी वैरायटीज़। ठीक है, आप गाड़ियाँ लेने जाओ, इज दैट क्लियर। सो ये किसकी वजह से है बेटा, ये आपकी कंज्यूमर सोवरेनिटी की वजह से, जिसकी वजह से अपने को क्या मिलती है, वाइडर चॉइस मिलती है, वाइडर चॉइस मिलती है, और अलग अलग प्राइजेज में इतनी सारी आपको क्या मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फीचर्स मिलती हैं। इससे क्या होता है बेटा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, समझ में आया। क्योंकि जब ये कंपनीज आपस में कंपटीशन करती हैं तो कम से कम में कोशिश करी जाती है कि एक बेस्ट प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देते हैं। तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, कंज्यूमर को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। चलो, नाउ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स। भाई, प्राइवेटाइजेशन का फायदा भी था, तो प्राइवेटाइजेशन का क्या है, नुकसान भी है। देख लो क्या है। सबसे पहला भाई, सोशलिस्टिक पैटर्न। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। हाँ भाई, अब प्राइवेटाइजेशन आएगा तो बेटा प्राइवेटाइजेशन में दे विल फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे, वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देंगे। मतलब प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सोशल वेलफेयर सिर्फ थ्योरीज में रह जाता है। किस में रह जाता है, थ्योरीज में। यस, इनिशियली दीज प्राइवेट कंपनीज विल फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो फोकस करेंगी जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाया जा सके, प्रॉफिट कमाया जा सके। उसके बाद हो सकता है वो थोड़ा बहुत क्या करें, सोशल वेलफेयर करें। लेकिन एक प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटीज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। यानी कि सोशल वेलफेयर,
सोशलिस्टिक पैटर्न, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें बस काय में रह जाती हैं, थ्योरी में रह जाती हैं, मतलब उनका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होता। अगर क्या आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, तो सोशल वेलफेयर को फिर बाद में रखा जाता है, सबसे पहला रखा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये भी एक ड्रॉबैक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या चलता है, वही चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, मतलब यहाँ चलता है मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स यानी डिमांड सप्लाई, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को क्या की जाएगी, यस उसी चीज़ को सप्लाई की जाएगी। ठीक है, विच मीन्स हेयर द मार्केट किसके हिसाब से चलता है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। बट इन प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। इसका मतलब क्या बेटा, गुड्स सिर्फ उनके लिए प्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर कैसे आती है, मनी से, मतलब जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास एबिलिटी है क्या खरीदने की, गुड्स खरीदने की, प्राइवेटाइजेशन में वही गुड्स खरीद सकते हैं। जिनके पास एबिलिटी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या नहीं खरीद सकते, गुड्स नहीं खरीद सकते। तो ये डिसएडवांटेज, एक तरह से ड्रॉबैक प्राइवेटाइजेशन का। चलो बेटा नेक्स्ट, अब क्या देखना है अपने को, ग्लोबलाइजेशन। तो अपन ने क्या देख लिया अभी, प्राइवेटाइजेशन देख लिया कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट कंपनीज थी या गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरप्राइजेस थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वो किन को बेच दिया, या तो पूरा का पूरा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दिया, प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया, या उनके शेयर्स 51% शेयर्स और मोर देन 51% शेयर्स किन को बेच दिए, प्राइवेट ओनर्स को बेच दिए। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन आया, मतलब कि जो बिजनेसेस कौन करती थी, गवर्नमेंट करती थी, अब वो बिजनेसेस कौन करेगा, अब वो बिजनेसेस रन मैनेज सब कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। ठीक है, उसके अपन ने एडवांटेजेस भी देख लिए और उसके अपन ने ड्रॉबैक्स भी देख लिए। चलो अब देखना है अपने को क्या बेटा, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण। आज के टाइम पे जो आपको एप्पल, सैमसंग, पीटर इंग्लैंड तो इंडिया का ही ब्रांड है, ठीक है, और भी बाहर के जितने भी ब्रांड हैं आपको जो यहाँ पे मिल रहे हैं इंडिया में, आपको मैकडोनल्ड्स मिल रहा है, आपको KFC मिल रहा है कि नहीं, इतने सारे आपको ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन में अपन अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, यानी अपन अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यानी कि वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा तो अपन भी करेंगे, वर्ल्ड एक तरह से तो अपन भी करेंगे। समझ में आया, ये होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। ये जो इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इतने सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो आपको आपके मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, आपकी इंडिया के कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ बिक रहे हैं, बाहर बिक रहे हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आ जाओ देखते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटा, सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग ए कंट्रीज इकोनॉमी विथ अदर कंट्रीज थ्रू फ्री ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कनेक्ट कर देना दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ, कैसे, थ्रू फ्री ट्रेड, ट्रेड के थ्रू, मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी क्या होने लगती है, ट्रेड होने लगती है, व्यापार होने लगता है। अपन अपनी कंट्री के गुड्स उनकी कंट्रीज में या अलग अलग कंट्रीज में बेचने लगते हैं, और उनकी कंट्रीज के गुड्स अपनी कंट्रीज में आके क्या होने लगते हैं बेटा, बिकने लगते हैं। तो एक तरह से अपन ने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, यानी क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द बॉर्डर्स। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से और क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द बॉर्डर्स। अपनी जो मनी है वो बॉर्डर के बाहर भी क्या करती है, अब मूव करने लगती है। जैसे कि अब आज के टाइम पे आप देख रहे हो अपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके क्या बेटा बाहर भी क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर भी उनके घर हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि जो बाहर के रहने वाले हैं उनके भी यहाँ इंडिया में क्या है, बिजनेसेस हैं, इंडिया में उनके घर हैं। तो क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अवर मनी कैन क्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, मनी कैन क्रॉस द बॉर्डर्स। आ जाओ, तो इन सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर ओपन टू द वर्ल्ड, यानी कि एक तरह से अपन और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं किसके टुवर्ड्स द वर्ल्ड, वेयर कंट्रीज डिपेंड मोर ऑन ईच अदर एंड बिकम मोर इकोनॉमिकली कनेक्टेड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीज क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डिपेंडेंट हो जाती हैं, एक दूसरे से और क्या हो जाती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, लिखा है ना, दैट
मोर ओपन टू द वर्ल्ड वेयर कंट्रीज डिपेंड्स मोर ऑन ईच अदर, यानी कि कंट्रीज और ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। ज़्यादातर होता क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज से के ऊपर डेवलप मतलब डिपेंड हो जाती हैं फॉर फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों के लिए ये इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो लाइकवाइज द कंट्रीज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, डिपेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई रिटर्न बिकम मोर इकोनॉमिकली कनेक्टेड, इसलिए ये एक दूसरे से इकोनॉमिकली यानी आर्थिक व्यवस्था में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। आ जाओ, तो पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चलो आ जाओ, तो वो भी अपन वो पॉलिसीज देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट किया यानी बढ़ाया। सो हियर आर सम की स्टेप्स दैट हैव हेल्प द ग्लोबलाइज द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला क्या था, हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। पहले क्या था ना, पहले जो फॉरेनर्स थे ना वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उनको सिर्फ अपन 40% मैक्सिमम 40% वो शेयर्स खरीद सकते थे किसी भी कंपनी के। देखो अगर आप किसी कंपनी के 40% शेयर्स खरीद रहे हो तो आप क्या उस कंपनी के ओनर बन रहे हो, नहीं बन रहे। जब आप ओनर नहीं बनोगे तो क्या आप उसे चला पाओगे, बिल्कुल नहीं चला पाओगे। तो इस वजह से क्या था ना, उस टाइम पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कैसा था, कम था। लेकिन अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो अर्लियर द फॉरेन कंपनीज कुड invest only up to 40% in the Indian businesses. Now they are allowed to invest between 51% and 100% depending on the sector. तो सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता, और फिर मतलब यहाँ पे अब सरकार ने एक तरह से क्या दे दिया था कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें क्या कर सकते हैं, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यानी बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब 40% से ज़्यादा यानी 51% से लेके 100% तक वो इंडियन कंपनीज में क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। मतलब दे कैन बिकम ओनर, यानी अब वो क्या बन सकते हैं, अब वो इंडियन इकोनॉमी में बिजनेसेस के क्या बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए सबसे पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस, सॉरी अभी वही चल रहा है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैव आल्सो बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। यानी जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस थे जो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उनको भी ये अलाउ कर दिया गया कि भाई वो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, 100%, विच मीन नाउ दे कैन ऑल्सो ओन फॉरेन कंपनीज। इज दैट क्लियर? So foreign exchange management, that is FEMA, has been enforced and compliance to FEMA has been accorded higher priority। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट FEMA को क्या करा गया, भाई FEMA को इन्फोर्स किया गया। FEMA क्या है, FEMA एक एक्ट है जो क्या फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, सो कंप्लाइंस टू FEMA हैज़ बीन अकॉर्डेड ए हायर प्रायोरिटी, यानी फॉरेन एक्सचेंज करते टाइम भाई FEMA की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको क्या करा जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ, सेकंड क्या है बेटा, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो टू सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन द इंडियन रुपी हैज़ बीन मेड पार्शियल कन्वर्टेबल, यानी कि अब इंडियन रुपी को क्या करा जा पाएगा, कन्वर्ट किया जा पाएगा किस में, डॉलर्स में। दिस मीन्स इट कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसीज इन केसेस लाइक, यानी कि अब इंडियन करेंसी को क्या कर लिया जाएगा, फ्रीली एक्सचेंज कर लिया जाएगा इन केसेस में, जैसे कि इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज को तो इंडियन करेंसी को डॉलर में क्या कर लिया जाएगा, एक्सचेंज कर लिया जाएगा, या जिस कंट्री में भी उसका पेमेंट करना है उसमें। पेइंग इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट, भाई अगर आप देखो क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है या डिविडेंड पे करना है इन्वेस्टमेंट में, तो भी इंडियन करेंसी को क्या करा जाएगा, फ्रीली एक्सचेंज किया जाएगा। सेंडिंग मनी अब्रॉड फॉर फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए अगर अब्रॉड में क्या भेजा जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है, तो उसमें भी इंडियन करेंसी को फ्रीली क्या करा जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बिकॉज इट डजेंट अप्लाई टू बाइंग और सेलिंग कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड एंड शेयर्स। ठीक है, तो इसे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बोला गया, क्यों, क्योंकि ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई कैपिटल एसेट खरीदना है, जैसे कि लैंड खरीदना है, शेयर्स खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, अगर इस तरह की चीज़ें खरीदना है तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ काय में होगा, अगर आपको इस तरह का कोई पेमेंट करना है तो उसमें अपनी करेंसी को फ्रीली क्या कर लिया जाएगा, एक्सचेंज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, लैंड और बिल्डिंग शेयर्स में, तब यहाँ पे क्या नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट अप्लाई टू बाइंग और सेलिंग द कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड एंड शेयर्स। मतलब अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो इंडियन करेंसी को फ्रीली क्या नहीं करा जाएगा, एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बोला। दूसरा क्या था,
दूसरा था भाई लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में पैसा लगाने के लिए ये उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे उसे किसके लिए बनाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए बनाएंगे। सो टू मैच द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया नाउ follows a foreign trade policy that lasts around 5 years. This policy removes most rules and restrictions on foreign trade and supports open competition. तो भाई इंडिया ने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें ये विश्वास दिलाया कि भाई वी विल अडॉप्ट ए लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। यानी जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ या जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ इंडिया क्या करेगा, इम्पोज करेगा, उन्हें वो लंबे टाइम के लिए करेगा। मतलब कितने टाइम के लिए लगाएगा, अराउंड 5 ईयर्स, लंबे टाइम के लिए लगाएगा। जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को क्या आएगा, विश्वास होगा कि भाई पॉलिसीज़ चेंज नहीं होंगी, तो वो इंडिया में फ्रीली बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, वो इंडिया में क्या लगा पाएंगे, पैसा लगा पाएंगे। सो दिस पॉलिसी रिमूव्स मोस्ट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड। तो इस पॉलिसी ने क्या करा, जो बहुत सारे रूल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, उसे क्या कर दिया, हटा दिया, और सपोर्ट्स ओपन कॉम्पिटिशन। यानी कि अब फॉरेन कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज में क्या होने लगा, ओपन कॉम्पिटिशन होने लगा। आ जाओ, फोर्थ क्या है भाई, लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज। भाई और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या करा, इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर दिया, कम कर दिया। सो टू बूस्ट कंपटीशन, टैक्सेस ऑन मैनी इंपोर्टेड गुड्स कॉल्ड टैरिफ्स हैव बीन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड। यानी कि सरकार ने क्या लगा रखा था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, किनको बचाने के लिए, यस, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार ने टैरिफ्स लगा रखे थे भाई, टैक्सेस लगा रखे थे, किन के ऊपर, जो फॉरेन से गुड्स आते थे। तो अब सरकार ने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी जो थी, इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस थे, उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि इससे क्या बढ़े भाई, टू बूस्ट द कंपटीशन। क्योंकि अब क्या होगा, उनके प्रोडक्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स दोनों में क्या होंगे, प्राइजेस में बिल्कुल कंपटीशन होगा। जिससे क्या होगा, अभी आपने देखा ही, अपन ने पिछले उसमें पढ़ा, तो टू बूस्ट कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या करा, जो भी टैक्सेस थे इंपोर्ट्स के ऊपर, टैरिफ्स थे, उन सबको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया या रिमूव ही कर दिया, या तो कम कर दिया या तो उन्हें हटा ही दिया। ठीक है, तो इससे भी प्रमोट हुआ ग्लोबलाइजेशन। फिफ्थ, एंड ऑफ इंपोर्ट लिमिट्स। हाँ, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंपोर्ट्स के ऊपर क्या लगा था, कोटा लगा रखा था। मतलब कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो सरकार ने क्या करा, सिंस 2001 इंडिया हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड क्वांटिटी लिमिट्स ऑन ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स। तो 2001 से सरकार ने क्या करा, जितनी भी इम्पोर्टेड आइटम्स थे, मतलब पहले उन पर कोटा लगा रखा था कि भाई 10,000 यूनिट ही इम्पोर्ट कर सकते हो या 20,000 यूनिट ही इम्पोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह के कोटा या इस तरह की लिमिट को सरकार ने क्या कर दिया, हटा दिया। किसको प्रमोट करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में बढ़ाने के लिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। सो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स। यानी अपन देखने वाले हैं कि क्या गुड इफेक्ट पड़ा किसका, एलपीजी पॉलिसीज का, डेट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आ जाओ, सबसे पहले गुड इफेक्ट देखेंगे। तो पहले गुड इफेक्ट में क्या है भाई, वाइब्रेंट इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी क्या हो गई बेटा, वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई, खुशहाल इकोनॉमी हो गई, जिसमें अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज क्या होने लगे थे, प्रोड्यूस होने लगे थे। इज दैट क्लियर? आ जाओ। सो इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकेम मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई, वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी अब ज़्यादा एक्टिव बन गई। बहुत सारे तरह के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे। किसकी वजह से, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से, प्लस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी हो गई। द ओवरऑल बिजनेस and production in the economy has increased, which can be seen from the rise in the GDP। तो अपनी कंट्री में ओवरऑल जो प्रोडक्शन थी अपनी कंट्री में, वो क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी, जो कि देखी जा सकती है किसके वजह से। अगर आप देखोगे उस टाइम की अपनी जीडीपी उठा के, तो जीडीपी क्या होने लगी थी, राइज होने लगी थी। यानी कि पता ही आपको जीडीपी क्या होती है, अपन ने माइक्रो के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। जीडीपी रिफर्स टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वो बढ़ गई थी भाई। सेकेंड गुड इफेक्ट क्या हुआ, बूस्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या मिला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन्हें बूस्ट मिला। तो एलपीजी पॉलिसीज हैव हेल्प्ड इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या बढ़ी, अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ी इन इंडिया। बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बिकम वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी जो आईटी इंडस्ट्रीज़ थी वो वर्ल्ड में क्या हो गई बेटा, और
वेल नोन हो गई, लोग जानने लगे अराउंड द वर्ल्ड। और उसी टाइम पे की बात है बीपीओ बहुत बढ़ गया था। बीपीओ डेट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि अपनी आईटी कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये सब बना के डेवलप करके देती थी, तो मतलब देती हैं, अभी भी देती है, ठीक है। थर्ड क्या हुआ, कंट्रोल ऑन फिजिकल डेफिसिट। अपना जो फिजिकल डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट यानी बेटा कि अपने जो एक्सपेंडिचर थे ना वो ज़्यादा थे और जो अपना रेवेन्यू था वो क्या था, कम था। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, डेफिसिट, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता है तो क्या होता है, सरप्लस, यानी खर्चा ज़्यादा रेवेन्यू कम, जिसकी वजह से अपना फिजिकल डेफिसिट कैसा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हो गया था, कंट्रोल ऑन फिजिकल डेफिसिट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से अपना जो डेफिसिट हो रहा था वो डेफिसिट क्या हो गया था, यस, कम हो गया था। ए राइज फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कीप इट अंडर द कंट्रोल। देखो भाई होता क्या है ना, जिस देश के ऊपर कर्जा ज़्यादा होता है, जिस देश का फिजिकल डेफिसिट, यानी एक तरह से बोलूँ अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कर्जा ले रही है। जिस सरकार के ऊपर कर्जा ज़्यादा होता है ना, उस तरह की इकोनॉमी में फॉरेनर्स इन्वेस्ट करने में क्या करते हैं बेटा, कतराते हैं। समझ में आया, सेम मतलब एक कंपनी वाली बात हो गई। वो तो किसी कंपनी पे अगर लोन ज़्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा है और उसकी आमदनी कैसी है, कम है, तो उसमें क्या एज ए इन्वेस्टर आप पैसा लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। सेम ऐसे ही कंट्री के साथ में होता है, अगर किसी कंट्री के ऊपर कर्जा ज़्यादा है और उसका रेवेन्यू कैसा है, कम है, तो उस तरह की कंट्री में कौन पैसा नहीं लगाएगा, यस, प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। सवाल आता है क्यों नहीं लगाएंगे सर, इसलिए लगाएंगे बेटा क्योंकि उस तरह की इकोनॉमी में जो सरकार है अपना भार कम करने के लिए टाइम टू टाइम क्या बढ़ाती जाएगी, टैक्सेस बढ़ाती जाएगी। और वो टैक्सेस का भार किसके ऊपर आएगा, यस, उन इन्वेस्टर्स के ऊपर ही आएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो यही चीज़ होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करा कि इन पॉलिसीज़ की वजह से ए राइजिंग फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन ए बिग प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या लिए गए बेटा, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कीप इट अंडर द कंट्रोल। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिससे कि फिजिकल डेफिसिट को क्या करा जाए, कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यस, बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गया था, खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, वो क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा। ये भी गुड इफेक्ट हुआ। अर्लियर द कंट्री हैड वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच फोर्स द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट एलपीजी policies. Because of these policies, the Reserve Bank has now increased to a safe level. ठीक है, having enough foreign exchange makes global investors feel more confident about investing in India. Now, what happened because of this LPG policy? What happened? Our foreign exchange reserve starts increasing. अपना foreign exchange reserve क्या हो गया बेटा, increase हो गया है। और अब अपने RBI के पास sufficient quantity में क्या अवेलेबल है, foreign exchange reserves अवेलेबल है, यानी कि फॉरेन करेंसीज अपने पास में अवेलेबल है। अब देखो बेटा, जितना ज़्यादा अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा ना, उतना ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ, इस कंट्री के पास में क्या है, पैसा है, इस कंट्री में क्या लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसी द रिजर्व्स हैव नाउ इंक्रीज टू ए सेफ लेवल। तो इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से अपना जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एक अच्छे खासे सेफ लेवल पे क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। हैविंग इनफ फॉरेन एक्सचेंज मेक्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। क्यों, क्योंकि बेटा अपने पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि अगर कभी टाइम आएगा तो अपन पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आया, अपने डेब्ट्स का और इन सब का पेमेंट कर सकते हैं। दिक्कत कब आती है, दिक्कत ये तब आती है जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना हो और आपके ऊपर कर्जा भी हो। तो जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है तो फिर आप कर्जा कैसे चुकाओगे, डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। समझ में आया, मोस्टली यूनिवर्सल वही चलता है, डॉलर। अगर आपके पास है ही नहीं और आपका कर्जा चुकाने का टाइम आ गया, आप कर्जा कहाँ से चुकाओगे, नहीं चुका पाओगे, तो बस खत्म सरकार वहीं पे। तो वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल हैं तो इसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इंडिया में, मतलब अपनी कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते टाइम उन्हें और ज़्यादा क्या फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है, आ जाओ। फिफ्थ क्या है बेटा, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। तो बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, द इन्फ्लेशन रेट हैज़ गॉन डाउन। हाँ भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ी थी। प्रोडक्शन बढ़ी तो मतलब क्या बढ़ा बेटा, प्रोडक्शन बढ़ा तो फ्लो बढ़ा। क्या बढ़ा, फ्लो बढ़ा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का।
गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ी। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, इनकी प्राइजेस क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन क्या हो गया था, कम हो गया था। देखो, तो बिकॉज मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, मोर इन्फ्लेशन रेट हैज गॉन डाउन। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट क्या होती चली गई, कम होती चली गई। जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते चले गए, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ती चली गई। तो जब सप्लाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली डिमांड लोगों की सेटिस्फाई होने लगी, जिसकी वजह से प्राइजेस क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होने लगी थी। लो भाई, ये हो गया अपना अच्छे इफेक्ट। चलो अब बात करेंगे किसके बारे में, बैड इफेक्ट। भाई बैड इफेक्ट भी हुए। अच्छा हुआ तो क्या हुआ, यस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बैड इफेक्ट। तो बैड इफेक्ट क्या आता है, सबसे पहला नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई किसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, एग्रीकल्चर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। देख लो, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 मोस्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज केम फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्या हुआ, 1991 में मोस्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, जो भी जीडीपी ग्रोथ हुई वो किससे आई बेटा, इंडस्ट्रीज से आई और सर्विसेज से आई। द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन इग्नोर्ड एंड इट्स ग्रोथ हैज बिकम वेरी स्लो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया, उस टाइम पे इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है, और उसकी ग्रोथ क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। देखो एक चीज़ बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरह से इग्नोर नहीं किया रहा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से एग्रीकल्चर अपने आप में थोड़ा डेवलप हो गया था। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़े से फार्मर्स का इग्नोरेंट बिहेवियर अपन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये रीज़न की वजह से क्या हुआ था, थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कैसी हो गई थी, स्लो हो गई थी। और ये भी देखा था अपन ने कि बेनिफिट सबको नहीं मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो एक रीज़न वो भी कह सकते हैं। समझ में आया, क्लियर। लेकिन हाँ ये कहेंगे कि भाई आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 जो जीडीपी ग्रोथ थी ज़्यादातर किससे आई, वो इंडस्ट्रीज से आई और सर्विस सेक्टर से आई। मतलब एक तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इग्नोर कर दिया गया और उसकी जो ग्रोथ थी वो कैसी हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी। आ जाओ, सेकंड क्या है बेटा, स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। इंडिया रिमूव्ड मैनी रूल्स ऑन इम्पोर्ट्स। हाँ, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई थी, क्यों, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे जो रूल्स लगा रखे थे इम्पोर्ट्स को लेके, विच अलाउड द चीपर फॉरेन गुड्स टू एंटर इन द मार्केट। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीपर फॉरेन गुड्स थे वो कहाँ आ गए बेटा, इंडिया में आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ, दीज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैव रिड्यूस द डिमांड फॉर इंडियन मेड गुड्स। हाँ भाई, अब ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से इंडिया के जो गुड्स थे, इंडियन मेड गुड्स थे, उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि भाई उनके पास थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो चीपर भी थे और क्वालिटी भी कैसी थी उनकी, अच्छी भी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट, थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट। यस, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट मोर फॉरेन मनी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन मनी आया एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई इंडिया की। while this helped the economy grow, it also reduces the job opportunity because machine replace many workers. yes भाई, ये भी चीज़ हुई थी। क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, फॉरेन मनी आया, फॉरेन मनी आया तो मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आई तो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आई तो मशीन्स आई, और मशीन्स ने क्या करा, यस मशीन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक मशीन कम से कम कितने लोगों का काम कर देती है बेटा, 10 लोगों का काम कम कर देती है। तो वाइल दिस हेल्प द इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ भाई मशीनों की वजह से क्या हुई, इकोनॉमी में ग्रोथ तो आई, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, इट ऑल्सो रिड्यूस द जॉब अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या कम हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, बिकॉज मशीन्स रिप्लेसेस वर्कर्स। मशीन किनको रिप्लेस कर देती है, वर्कर्स को। चलो फोर्थ क्या हुआ भाई, एक और ड्रॉबैक क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, disinvestment issues. So the new economic policy encourage the government to sell its shares in public sector companies, but sometimes these companies are sold at low prices to quickly reduce the fiscal deficit, which leads to big losses of the public money. हाँ भाई, डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट था मतलब एक तरह का इशू। क्या हुआ ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में सरकार क्या कर रही थी, सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही थी। अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही थी, अपनी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी प्राइवेट ओनर्स को क्या कर रही थी, बेच रही थी। अब अपने फिस्कल डेफिसिट को, क्योंकि सरकार के ऊपर कर्जा ज़्यादा था, उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा था, है कि नहीं, और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो कम जनरेट हो रहा था, तो अपने फिस्कल डेफिसिट को मतलब एक तरह से अपने कर्जे को, अपने जो भी नेगेटिव में जा रहा है उसे कम करने के लिए सरकार ने क्या करा, होता है ना, देखो एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके ऊपर कर्जा होता जा रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है आपका, आपके पास एसेट है, क्या है, एसेट है, लेकिन अब आपको खर्चों का क्या करना है, पेमेंट करने का टाइम आ गया, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में अपनी एसेट को क्या कर दोगे, बेच दोगे। अब कैसे बेच दोगे, जल्दबाजी में कैसे बेच दिया गया, यस लो प्राइसेस में बेच दिया गया। तो सरकार ने भी यही किया भाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, अपने जो शेयर्स थे, वो जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे कंपनीज के,
वो क्या करे, वो बेचे। लेकिन कभी कभी क्या करा, बट समटाइम्स दीज कंपनीज आर सोल्ड एट लो प्राइसेस टू क्विकली रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था, एक तरह से सरकार का जो खर्चा ज़्यादा था और आमदनी क्या थी, कम थी, तो उस खर्चे को कवर अप करने के लिए सरकार ने कभी कभी ये कंपनीज कैसी बेच दी बेटा, बिग लॉसेस में, जिसकी वजह से बिग लीड टू बिग लॉसेस ऑफ पब्लिक मनी, जिसकी वजह से अपना पैसा यानी पब्लिक मनी का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, ये एक और ड्रॉबैक किसका, अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, सॉरी। चलो नेक्स्ट, अब क्या है भाई, फिस्कल पॉलिसी प्रेशर, आ जाओ। So because of the new economic policy, the government's financial planning has faced problems. During the reform period, tax rate, tariff rates and custom duties were reduced to attract the foreign investors. This lead to less income for the government and make it harder to manage the expenses. और वो क्या गया, फिस्कल पॉलिसी प्रेशर। अब सरकार ने क्या करा बेटा, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, किसको, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या करा, बहुत सारे टैक्सेस क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, और जो इनकम टैक्स और इन सबको भी क्या कर दिया था, कम कर दिया था। कॉर्पोरेशन टैक्स, इन सब चीज़ों को सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो सरकार ने टैक्स रेट्स क्या कर दिए, कम कर दिए। जैसे ही सरकार ने टैक्स रेट्स कम करे तो सरकार की इनकम क्या हो गई, कम हो गई। अब सरकार की इनकम कम हो गई तो इन एक्सपेंसेस को मैनेज करने में सरकार को और क्या होने लगी थी, प्रॉब्लम होने लगी थी। इसलिए ऐसा लिखा है, बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हैज फेस्ड प्रॉब्लम। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग ने क्या फेस करी, प्रॉब्लम फेस करी। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड टैक्स रेट, टैरिफ रेट एंड कस्टम ड्यूटीज वे रिड्यूस, इन्हें क्या कर दिया, कम कर दिया, टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्योंकि टैक्स रेट्स को कम करा गया ताकि क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने देश में आए और वो पैसा इन्वेस्ट करें, प्रोडक्शन करें, फैक्ट्री लगाएं। दिस लीड टू लेस इनकम फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन अब इसकी वजह से किसकी इनकम कम हो गई, सरकार की इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से सरकार को अपने ही खर्चे मैनेज करने में क्या हो गया, यस, दिक्कत हो गई। चलो सिक्स्थ क्या है, अनइवन ग्रोथ हुई है। कैसी ग्रोथ हुई भैया, अनइवन ग्रोथ हुई, यानी द एलपीजी पॉलिसीज हैज हेल्प्ड इंडिया ग्रो फास्टर बट द ग्रोथ इज नॉट बैलेंस। मतलब एलपीजी पॉलिसी से क्या हुआ, इंडिया अच्छी तेज रफ्तार में क्या हुआ, डेवलप तो हुआ, ग्रो भी करा, लेकिन अनइवन, यानी सब जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ। इट्स मेनली बेनिफिट द सर्विस सेक्टर एंड डज नॉट हेल्प ऑल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी इक्वली। यानी कि इसमें ज़्यादातर बेनिफिट किसका हुआ बेटा, सर्विस सेक्टर का। उस टाइम ना आईटी सेक्टर अपना अच्छा सा बूम हो गया था। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिला एंड डज नॉट हेल्प ऑल द पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी इक्वली। यानी अगर अपनी इकोनॉमी के जितने भी आप एरिया देखो, आज भी देख लो आप, तो आप इधर महाराष्ट्र जाओगे, बेंगलोर जाओगे, मतलब जिस तरह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, है ना, फैसिलिटीज़ हैं, आप देखोगे कि भाई ये एरियाज़ कैसे हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज कंपेरिजन टू मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। इज दैट क्लियर, दिस इज रीजनल अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इज दैट क्लियर। तो क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, बट पूरी कंट्री में इक्वली डेवलपमेंट नहीं हुआ, देयर वाज रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, आ जाओ भाई, विच वे टू गो, लास्ट टॉपिक है इसका कि भाई फिर क्या करें, आ जाओ। सो एलपीजी पॉलिसीज आर द ओनली वे आउट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड द development. Indeed, pursuit of LPG policies was to a great extent a matter of economic compulsion rather than a matter of choice for the politicians of the country. देखो भाई, उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे अपने को क्या करनी थी, अपने को अपने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना था, एक्सेलरेट करना था। तो उस टाइम पे सिर्फ एलपीजी पॉलिसीज, कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा वाला केस था उस टाइम पे। एलपीजी पॉलिसीज ही एक जरिया थी जिससे अपन क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे। और उस टाइम पे एलपीजी पॉलिसीज को मानना कोई अपना वो नहीं था बेटा, कि अपने ऊपर था, अपने ऊपर नहीं था, अपने ऊपर थोपा गया था इसको कि भाई आपको एलपीजी पॉलिसीज को अपनाना ही पड़ेगा, तभी आपको हम क्या देंगे, लोन देंगे। समझ में आया। सो इट वाज द कंपल्शन, सो कंपल्शन रेदर देन मैटर ऑफ चॉइस फॉर द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के पास चॉइस ही नहीं थी, उनके ऊपर थोपी गई थी कि भाई आपको क्या अपनानी पड़ेंगी, एलपीजी पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। सो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड एलपीजी पॉलिसीज आर परस्यूड विथ गार्डेड प्रिकॉशंस। इज दैट क्लियर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करा गया था, एलपीजी पॉलिसीज को बड़ा सावधानी से, गार्डेड प्रिकॉशन मतलब बहुत ही सावधानी से उन्हें क्या करा गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। सो वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इज दैट क्लियर। तो ये प्रिकॉशन क्या करा गया कि भाई अपन को ये देखना है
कि भाई जो जितने भी बिग प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनके प्रति अपन क्या ना हो जाए, पूरी तरह से सरेंडर ना हो जाए अपन, मतलब पूरी तरह से उन्हीं की बातें ना माने। सेकंड, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स व्हाइल अलाउइंग ए फ्री एक्सेस टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, अपन को ये भी देखना है कि भाई अपन क्या, ये अपन वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपन किसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करें ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स व्हाइल अलाउइंग ए फ्री एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, कि मतलब अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ अपन कॉम्प्रोमाइज ना करें, समझ में आया, क्योंकि अपन ने किनको बिल्कुल फ्री एक्सेस दे दे, फ्री बिल्कुल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन द इंडियन मार्केट, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या देते हैं, बिल्कुल फ्री एक्सेस दे दें, नहीं, अपन को फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल फ्री क्या नहीं देना है, बिल्कुल फ्री एक्सेस नहीं देना है अपने इंडियन मार्केट का, अपने को बिल्कुल भी अपने जो इंडियन मतलब जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ क्या नहीं करना बेटा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देन थर्ड क्या है, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सब्सर्वेंट टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, मतलब हमें एक चीज़ ये भी देखना है एलपीजी पॉलिसीज़ में कि हम जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऊपर एक तरह से टोटली क्या ना हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाए, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट बी इन ए पोजीशन टू चैनलाइज एफडीआई, यानी कि हम एक ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है मोर इनटू द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेदर देन रिटेल ट्रेडिंग और फास्ट फूड जंक्शंस लाइक केएफसीज एंड डोमिनोज। मतलब कि जितना भी क्या हो रहा है, जितना भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हमको ये कोशिश करना है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ हो, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाए, ना कि रिटेल ट्रेडिंग फास्ट फूड जंक्शंस लाइक केएफसी और डोमिनोज में। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। मतलब कि ये जो एलपीजी पॉलिसीज हैं इनको क्या कर सकते हैं, यस इन्हें अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको अपन अपने देश पे लगा सकते हैं, लेकिन इनको किसके साथ लगाना है बेटा, प्रिकॉशंस के साथ में लगाना है। किसके साथ लगाना है, प्रिकॉशंस के साथ में, जो कि ये यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में आई थिंक ये चैप्टर क्या होता है अपना, ख़त्म होता है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके लिए या तो मैं नेक्स्ट पार्ट में या एक अलग से उसके लिए आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अच्छे से समझ में आया तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 में। थैंक यू।